ओके, पहले अपन एक क्वेश्चन कर लेते हैं, देखते हैं कितने लोग सही कर पाते हैं। अ स्ट्रिंग, फिर रेजोनेंस ट्यूब पे करेंगे अपन वापस। अ स्ट्रिंग इज वाइब्रेटिंग इन इट्स सेकेंड हार्मोनिक। ठीक है, द सेटअप is in resonance with organ pipe in its fundamental frequency। पहले क्वेश्चन लिख लीजिए। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, velocity of sound is equals to 340 meter per second. Find tension in the string। देखिए क्या बोला है, एक स्ट्रिंग वाइब्रेट कर रही है उसके सेकेंड हार्मोनिक में। ये स्ट्रिंग बता दिया है आपको, बोला है स्ट्रिंग का लेंथ है 40 सेंटीमीटर और स्ट्रिंग का मास है 4 ग्राम। बहुत बढ़िया। और एक अपने पास में ऑर्गन पाइप है, ये क्लोज ऑर्गन पाइप है। बोला है कि इस ऑर्गन पाइप का लेंथ जो है दैट इज 1 मीटर। ऑर्गन पाइप का लेंथ कितना है, 1 मीटर। वेलोसिटी ऑफ साउंड दे दिया है और बोल रहा है कि ऑर्गन पाइप फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी पे है और स्ट्रिंग जो है सेकेंड हार्मोनिक में है। आपको बताना है कि टेंशन स्ट्रिंग में कितना होगा। जरा ट्राई करो, कितने लोगों से होता है। जरा ट्राई करो, कितने लोगों से होता है। क्वेश्चन एकदम सिंपल है। क्वेश्चन समझ में आया। बोल रहा है ये दोनों, इसका F2 और इसका F1 दोनों सेम है, बोथ आर इन रेजोनेंस। आप बताइए कि टेंशन की वैल्यू कितनी होगी। टेंशन की वैल्यू कितनी होगी ये बताना है। डेटा दिया हुआ है, उसको सब्स्टिट्यूट करिए, टेंशन की वैल्यू भी आएगी। टेंशन निकालने के लिए कैलकुलेटर आप आराम से यूज कर सकते हो। कैलकुलेटर, यू कैन यूज कैलकुलेटर्स, क्योंकि थोड़ा सा रूट में स्क्वायर में कुछ आंसर्स रहेंगे। नहीं, नहीं देखो, अरे एकदम सिंपल है। पहले मुझे ये बताओ, इसका फॉर्मूला क्या आएगा ध्रुवी, इसका बताओ। स्ट्रिंग में
हाँ वेरी गुड, नमन का आया, कितो का आया, प्रियांशु का आया, नमन का आया, कार्तिक का आया। वेरी गुड, कई बच्चों का आंसर आ गया। F2 की वैल्यू बताओ। श्रेया का भी सही है। F2 की वैल्यू कितनी होगी? ध्रुवी, ध्रुवी नहीं यस है। सर। F2 की वैल्यू कितनी होगी? सर n/2l इंटू √t/μ। n/2l रूट अंडर t बाई म्यू। n वैल्यू कितनी होगी? n की वैल्यू, ये कौन सा हार्मोनिक है? सर फर्स्ट, सर सेकंड, सॉरी सर, सेकंड हार्मोनिक है। सेकंड है, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2। 2। यार n इज इक्वल्स टू 2। और इसकी फ्रीक्वेंसी कौन सी है ऑर्गन पाइप की? सर फंडामेंटल। तो ये ओपन है कि क्लोज्ड है? सर क्लोज्ड है। क्लोज है, फंडामेंटल है, तो फॉर्मूला क्या होगा? सर 2n+1/4l इंटू वेलोसिटी ऑफ साउंड। 2n+1 velocity of sound by 4, sorry 4l। 4l। दिस इज 4l। ठीक है, ये L1 ले लीजिए, ये L2 ले लीजिए। ये तो 1 मीटर है, फंडामेंटल है, तो 1 हो जाएगा। दिस इज 4, लेंथ है इसकी 1, और इसकी फ्रीक्वेंसी आपको पता है कितनी, सॉरी वेलोसिटी कितनी दे रखी है। तो यहाँ से कितना सॉल्व करने से कितना आता है? यहाँ से 4 से डिवाइड मार दो, 170 85 वर्ड्स आया F1, तो F2 भी 85 वर्ड्स होना चाहिए। अच्छा, F2 एंड F1 आर सेम, तो F2 की वैल्यू होनी चाहिए 85 हर्ट्ज। तो F2 कितना है? सेकेंड हार्मोनिक, तो 2 रूट अंडर t बाई म्यू बाई नीचे कितना है? 2L1। L1 की वैल्यू कितनी है? L1 की वैल्यू है, L1 की वैल्यू है 0.4। दिस इज 85। तूने 2 को मार दिया, तो यहाँ से रूट अंडर t बाई म्यू इज 0.4 इंटू 85। अच्छा, स्क्वायर ले लीजिए, दिस इज t, दिस इज म्यू, दिस इज कितना हो गया? अच्छा, ये तो वही वही वाला पार्ट निकल गया। 34 हो गया क्या ये? देखो 34 हो गया, 34 का होल स्क्वायर। अब t की वैल्यू आ जाएगी म्यू इंटू 34 का होल स्क्वायर। म्यू की वैल्यू कितनी है? म्यू मास बाय लेंथ, मास कितना है? 4 ग्राम्स, तो 4 ग्राम्स को केजी में कर लीजिए। 4 ग्राम, लेंथ कितनी है? 40 सेंटीमीटर, तो उसको मीटर्स में कर लीजिए। और ये 34 का होल स्क्वायर, ऐसा कुछ आना चाहिए। सही है क्या? ठीक है, सो आंसर देख लो, सही किया है क्या मैंने? कुछ गड़बड़ तो नहीं? टी पूछा था, म्यू दिया है उसने, मास दिया है ना, मास दिया है 4 ग्राम्स। 4 ग्राम्स मास है, उसको केजी में कर लिया, और लेंथ है 40 सेंटीमीटर, उसको मीटर में कर लीजिए, 0.4 हो जाएगा। तो दिस इज 4 इंटू 10⁻³ और ये 0.4 हो जाएगा। अब इसका स्क्वायर निकाल के फाइनल आंसर ऐसा कुछ आना चाहिए। कितनों का आया? अरे आया क्या? इजी सा तो है, इसका इसके वैल्यू है, इसके इसकी वैल्यू है, बस हो गया। ओके, अब मैं दिखाते बेटा, समझ में आया क्या? पहले ये दो को कंपेयर बोला बोला कि ये दोनों रेजोनेंस में, रेजोनेंस में मतलब इनकी फ्रीक्वेंसी सेम है। इसका जो है, इसका सेकंड, इसका जो है सेकंड हार्मोनिक है, सेकंड हार्मोनिक
ऐसा होगा, ठीक है। सेकेंड हार्मोनिक ऐसा होगा, सेकेंड F2 निकाला, इसका फंडामेंटल, इसका फंडामेंटल। सर यहाँ पे आपने वो एंड करेक्शन क्यों नहीं लिया? बेटा जब तक डायमीटर या एंड करेक्शन की बात नहीं करे तब तक आप उसको नहीं लेंगे, ठीक है। यहाँ पे दिया ही नहीं है तो लेने की जरूरत नहीं है। ओके 85 को उससे इक्वेट करा दिया, टेंशन की वैल्यू आ गई। आई होप सबको समझ में आया। देखो एक चिंतित सवाल करा था 2017 में नीट वाले, बोल रहा है दी टू नियरेस्ट हार्मोनिक्स of a closed, ध्यान से सुनना, of a closed ट्यूब है ना, एक एंड पे क्लोज होगा एक पे ओपन होगा, आर 220 हर्ट्ज एंड 260 हर्ट्ज, what is the फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? ऑप्शन है 10 हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज, 30 हर्ट्ज, 40 हर्ट्ज। कम ऑन चिंदी सा 2017। वेरी गुड, कितने ही बच्चों का आ गया, शाबाश। फटाफट करो, 4 नंबर का। मेडिकल वाली जनता ऑन, जल्दी करो। प्रियांशु, अरे बोला है कि जो आजू बाजू की फ्रीक्वेंसीज है, नियरेस्ट फ्रीक्वेंसीज, वो है 220 और 260। कौन सा पाइप है? क्लोज पाइप है। श्रेया ने किया, प्रेम ने किया, मृदुल ने किया, ध्रुवी ने किया, सोनी ने किया, गार्गी ने। मेडिकल की जनता, मिताली, रिद्धि, निमेश, साची, शर्वरी, जयनाम, वेदांत, वेदांग, पार्थ, वेरी गुड। देखो कई बच्चे आंसर इसका 40 हर्ट्ज करेंगे, ठीक है। कई बच्चों ने 40 हर्ट्ज किया है, जो कि गलत है। अरे कौन सा है? क्लोज ट्यूब, क्लोज ट्यूब है ये। शाह, प्रियांशु शाह, डी क्यों नहीं होगा बेटा? श्रेया, इसका आंसर डी नहीं होगा, क्यों नहीं होगा श्रेया? सर इसमें और फ्रीक्वेंसीज होती है। ये क्लोज ट्यूब है, ये ओपन ट्यूब है। यही पे बस एकदम चिंदी सवाल है, आपने तुरंत डिफरेंस निकाला सर 40 का है। नहीं, इसमें सिर्फ और सिर्फ ऑड हार्मोनिक्स होती हैं। क्या होती हैं? ऑड हार्मोनिक्स होती हैं। तो जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो होगी वो 20 हर्ट्ज होगी। अरे समझ में आया क्या? गलती बहुत इजीली हो सकती है, बहुत सिंपल सवाल था। सबको समझ में आया? जिन्होंने डी किया था 40 हर्ट्ज लिया है, 40 हर्ट्ज पहले बार में करोगे एग्जाम में, आप 40 हर्ट्ज ही करके आओगे। क्यों? आपने हार्मोनिक्स देखा है,
हार्मोनिक्स एक के बाद एक, मतलब बट इसके अंदर सिर्फ, और इसके अंदर ऑल हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट, ऑल हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट। बस अच्छा, मतलब गलती हो जाएगी जनता से, बट अगर क्योंकि मैं बार बार क्लोज ट्यूब नहीं बोलता ना तो हो जाता। ठीक है, 2017 का। ठीक है मेडिकल जनता, सबको समझ में आया? चलो एक और सवाल देखते हैं कितने को आ जाता है। ये 2014 का सवाल है। द नंबर ऑफ पॉसिबल नेचुरल ऑसिलेशन। देखिए मेडिकल में, सीईटी में, इन सब में क्या है, आपको थ्योरी पता होगी बट आपको एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट पता रहना चाहिए। इसमें कुछ सॉल्व नहीं करना था, एक लाइन में आंसर आना था, बट यहाँ पे बच्चा कंफ्यूज हो सकता है। तो 1 मिनट का भी सवाल नहीं है। तो क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ पॉसिबल नेचुरल ऑसिलेशंस ऑफ एयर कॉलम इन अ पाइप, in a pipe closed at one end, closed at one end of length 85 centimeter, whose frequency lies below इतना हर्ट्ज। इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी लाई होनी चाहिए? 1250 हर्ट्ज के नीचे, और वेलोसिटी ऑफ साउंड आपको दिया है, सॉरी मीटर पर सेकंड। कितनी नेचुरल फ्रीक्वेंसीज पॉसिबल है इस एयर कॉलम? सोचो, क्वेश्चन सोच के रिप्लाई दो मेरे को। नीट के जितने भी पुराने क्वेश्चंस हैं सारे बच्चों को सॉल्व करना है, नीट वाले बच्चों को तो बस वो लगा लो, पक्का गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। अपने 2 स्टूडेंट्स का और हो गया, कल सिलेक्शन हुआ, आ जाएंगे बच्चे। तुम लोग का अगले साल होगा सबका। सोचो सोचो सोचो। अक्षय ने किया, प्रियांशु ने किया, मैंने करा रखा है ऐसा सवाल। बोल रहा है कितने नेचुरल फ्रीक्वेंसी पॉसिबल है एक क्लोज पाइप में जिसका लेंथ है एल, ये 6 है भाई, 6, ये 7, ये 5, ये 4, क्लोज पाइप है, बस काम हो जाना चाहिए। वेरी गुड वेरी गुड। 2014 का सवाल, मेडिकल की जनता इतना सब पढ़ा देता तुमको और पूछते ऐसे चिंदी चिंदी चीजें। वेरी गुड, साक्षी का सही, कुंज का सही। वेरी गुड, षणमुख भी किया, कबीरा भी किया।
वेरी गुड। देखिए क्या फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, ये कैसा है, क्लोज पाइप है, क्लोज पाइप है तो ये ऐसा है, क्लोज एट वन एंड, दिस इज 85 सेंटीमीटर। तो मैं इसको लिख दूं क्या, दिस इज 4L, दिस इज V, दिस इज 2N+1। ठीक है, सो ये कितना आ जाएगा, V वैल्यू कितनी है 340 मीटर पर सेकेंड, ये नीचे कितना है 3 इंटू 85 इंटू 10⁻⁻², और ये 2N+1 है, सिर्फ ऑड हार्मोनिक्स आती है, सॉरी सॉरी ये 4 है, ये 4 है, तो ये 85 ये पूरा गया, तो बचा क्या 2N+1, नीचे देखिए 10⁻⁻² था तो ऊपर आएगा। तो जो फ्रीक्वेंसीज पॉसिबल है कौन सी है, एक बार n को 0 डालो तो 100 पॉसिबल है, एक n को 1 डालो 300 हो गई, 300 फिर आपको पता ही है ऑड होती है इसके अंदर, तो 700, फिर 900, 1100, 1300, किसको रिजेक्ट करूंगा, बोलो अथर्व, किसको रिजेक्ट करूं बेटा, किसको रिजेक्ट करूं, 1300 को, क्यों, क्योंकि इससे बिलो पूछा है मेरे को, बिलो 1250, तो 1 2 3 4 5 और 6 इसको रिजेक्ट मार देंगे, तो आंसर है डी, आंसर है डी। क्लियर, सभी को चमक गया इतना, ठीक है, तो ये कुछ इसके क्वेश्चन थे, नीट तो बहुत ही ज्यादा इजी है। तुम में से वेद चौधरी को कितने लोग जानते हैं, वेद चौधरी किसी का फ्रेंड, दोस्त, हाँ ठीक है, कितने लोग, अच्छा ध्रुवी जानती है, उसका भी हो गया, CS मिल गया उसको भी कंप्यूटर साइंस, KG सोम्या में हो गया उसका, और भी 2-3 फ्रेंड्स है उसके, अच्छा अच्छा हाँ, इंस्टीट्यूट का फोटो है, अच्छा वैसे जानते हैं, ऐसे रिलेशन में नहीं है, चलो ठीक है, कोई ना कोई ना, अगले साल तुम लोग की फोटो ज्यादा बड़ी लगाए, तुम लोग का अच्छा रिजल्ट आए। चलो क्वेश्चन है कुछ, इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, ये रेजोनेंस ट्यूब पे क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ है कि एक 120 सेंटीमीटर का ट्यूब है, पानी से भरा हुआ है, ठीक है, ओके, और ऐसा दिया हुआ है एक ट्यूनिंग फॉर्क है, ट्यूनिंग फॉर्क, ठीक, अच्छा, ये जो ट्यूनिंग फॉर्क है इसकी फ्रीक्वेंसी है इतनी हर्ट्ज। अच्छा आज का वीडियो मैंने भेजे, कितने लोगों ने देखा, ट्यूनिंग फॉर्क देखा क्या, ऐसा चिमटा टाइप का, मस्त आवाज आती है, तो उसमें ट्यूनिंग फॉर्क भी दिखा है, और एक वो बहुत सारे, देखो इन पे ना मल्टीपल बार देखो, और थोड़ा लाउड स्पीकर बढ़ा के देखना, अगर आपको वो जो फ्रीक्वेंसी बीट्स वीट्स समझ नहीं आया ना, एकदम फोन है ना अपने कान के पास ले आना, क्योंकि वो देखने वाली चीज है नहीं, सुनने वाली चीज है, तो आप उसको पास में भी एक बार लेके आओगे तो आपको फील आएगा कि हाँ यार बीट फ्रीक्वेंसी क्या है, रेजोनेंस क्या है, नॉर्मल चल रहा है, जैसे रेजोनेंस में आएगा एकदम आवाज तेज हो जाएगी, सो ऐसा बोला है कि ट्यूनिंग फॉर्क है उसकी फ्रीक्वेंसी इतनी है, स्पीड ऑफ साउंड जो है वो है इतना, आपसे पूछा है, अच्छा ये रेजोनेंस ट्यूब है, इस रेजोनेंस ट्यूब से पानी नीचे जा रहा है, ठीक है, रेजोनेंस ट्यूब से पानी नीचे जा रहा है, द वाटर लेवल is going down in the resonance tube,
आपसे पूछा है फर्स्ट फाइंड, पहला पूछा है फाइंड द नंबर ऑफ टाइम द रेजोनेंस अकर, नंबर ऑफ टाइम द रेजोनेंस occurs when the water level is reduced. Water level is reduced. आपसे पूछ रहा है ये वाटर लेवल अगर रिड्यूस कर रहे हैं हम, ठीक है, वाटर लेवल रिड्यूस कर रहे हैं और ये ट्यूनिंग फॉर्क बज रहा है अपनी फ्रीक्वेंसी से, कितने बार इसके अंदर रेजोनेंस अकर होगा, कितने बार रेजोनेंस अकर होगा। और वो भी पूछा है ऑल्सो फाइंड the height of water, also find the height of water when resonance occur, जब रेजोनेंस होगा तब हाइट भी बताइए पानी का। देखिए रेजोनेंस कब होता है, जब इसकी फ्रीक्वेंसी इससे मैच कर जाए। अच्छा ये तो पूरा ब्रिम तक भरा हुआ है, अच्छा पानी क्या होगा, रिड्यूस होगा तो मान लीजिए ऐसा कुछ हो गया। अब इसका फ्रीक्वेंसी मैच कर जाए, कब मैच करेगा, जब इसके अंदर ये देखिए ये किसकी तरह बिहेव करेगा, ये क्लोज पाइप की तरह बिहेव करेगा। अच्छा ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये λ/4 हो जाएगा। ये मान लीजिए L1 हो गया, तो नीचे वाला पार्ट कितना है, नीचे वाला पार्ट है 120 माइनस L1, तो पानी की हाइट कितनी हो जाएगी 120 माइनस L1 सेंटीमीटर। ये क्या है, L1 इज λ/4। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, ये जो फ्रीक्वेंसी दी गई है इससे वेवलेंथ निकालो। व्हाट इज, देखो दोनों को सेम फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट कराना है, इसका वेवलेंथ कितना आ जाएगा देखो अगर फ्रीक्वेंसीज वेवलेंथ कितना आएगा, v इज λf, तो लैम्डा हो जाएगा v/f। एकदम चिंदी सवाल दिया यार। 340 वेलोसिटी है, 340 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी हो गई, तो 1 मीटर। ओके तो 1 मीटर ये जो है वेव जो क्रिएट करेगा, ये साउंड जो क्रिएट कर रहा है और ये जो साउंड क्रिएट कर रहा है, इन दोनों का मैच करना चाहिए। तो इसका लैम्डा कितना है, इसका लैम्डा है 1 मीटर, और ये जो पहली वेव बनाएगा उसका लैम्डा कितना होना चाहिए, λ/4, तब ये दोनों मैच करेंगे। तो λ/4 की वैल्यू L1 होनी चाहिए। लैम्डा की वैल्यू अपन ने कितनी ले रखी है, लैम्डा की वैल्यू 1 ले रखी है, 1/4 कितना आया, L1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी। फर्स्ट टाइम व्हेन रेजोनेंस विल अकर, फर्स्ट रेजोनेंस कब आएगा, जब L1 की लेंथ 25 सेंटीमीटर, यानी जब 25 सेंटीमीटर पानी निकल चुका होगा तब इसके अंदर ये एक वेव पैटर्न बनेगा। इसका लैम्डा और इसका लैम्डा सेम होगा, इसका ये λ/4, इसकी फ्रीक्वेंसी और इसकी फ्रीक्वेंसी सेम होगी, फोर्स रेजोनेंस अकर होगा। रेजोनेंस कब अकर होगा, जब फ्रीक्वेंसी मैच कर जाए। अगर इसकी फ्रीक्वेंसी है, ये ट्यूब की फ्रीक्वेंसी कैसे पता चलेगी, ट्यूब की फ्रीक्वेंसी वेलोसिटी बाय लैम्डा, ये लेंथ कितना है λ/4 और लैम्डा की वैल्यू 1 ली, तो ये 25 है, 25 पे इन दोनों का फ्रीक्वेंसी मैच करेगा और तेज आवाज आएगा, और क्या होगा, तेज आवाज आएगा। यहां तक ये समझ में आया क्या। फाइंड नंबर ऑफ टाइम द रेजोनेंस अकर्स व्हेन द वाटर लेवल इज रिड्यूस्ड। पहले इसको यहां तक छापे, दिस इज वेलोसिटी दे रखी है, फ्रीक्वेंसी दे रखी है, तो उसका लैम्डा मिला 1 मीटर। अब मुझे भी यहाँ पे ऐसा वेव क्रिएट करना है, तो जो पहला वेव क्रिएट करेगा क्लोज पाइप में, उसका जो ये लेंथ है L1 वो λ/4, मेरे को पता है लैम्डा की वैल्यू 1। हाँ जब इसका पानी 25 सेंटीमीटर गिर चुका होगा तब आपको फर्स्ट रेजोनेंस मिलेगा। तो पानी कितना है इस ट्यूब में, पानी का हाइट कितना है,
पानी का हाइट कितना है? अरे पहले 120 था, 25 खत्म हो गया, फिर पानी कितना बचा, कितने लेंथ पे बचा? 95 सेंटीमीटर। फाइंड द हाइट ऑफ वाटर कॉलम व्हेन रेजोनेंस occurs. था वेरी गुड, कबीरा का आ गया। फर्स्ट पार्ट हो गया तो डन लिखो। इसमें डायग्राम बहुत जरूरी है। मैंने ये जो साउंड क्रिएट हो रहा है उसकी वेलोसिटी निकाल ली, वेलोसिटी निकाली, फ्रीक्वेंसी निकाली, लैम्डा आ गया। अब मेरे को पता लैम्डा पता है, पर ये वेव बनेगा लैम्डा बाई 4 का, मतलब ये हाइट होगा 25 का, यानी जब 25 सेंटीमीटर पानी नीचे गिर चुका है तब एक रेजोनेंस होगा। अब सेकेंड रेजोनेंस कब होगा? सेकेंड रेजोनेंस पानी और गिरा दो, यहाँ तो नोड बनता है, यहाँ एंटी नोड बनता है, ठीक है, तो ये कुछ ऐसा सीन बनेगा। ये देखो, ये लेंथ L2 बोल दो, L2 की वैल्यू कितनी होगी? 3 लैम्डा बाई 4, और ये पानी बचा, ये पानी कितना है? ये 120 माइनस L2। मैंने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले लैम्डा की वैल्यू निकाली थी, तो ये बाय ये 1 मीटर, तो इसकी वैल्यू आती है 75 सेंटीमीटर। पानी कितना बच गया? 120 माइनस 120 माइनस 45, सॉरी 75, कितना बचा? 45 सेंटीमीटर। ये सेकंड रेजोनेंस। थर्ड रेजोनेंस भी हो सकता है क्या? थर्ड रेजोनेंस हो सकता है क्या? देखो, अब नेक्स्ट वाले में क्या चाहिए? नेक्स्ट वाले में फॉर थर्ड रेजोनेंस L3 कितना होना चाहिए? 5 लैम्डा बाई 4। 5 लैम्डा बाई 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5 लैम्डा बाई 4 करेंगे तो 5 बाई, पॉसिबल है क्या? कितना लेंथ आएगा? 100 कर दो, 125 सेंटीमीटर। क्या इतना लेंथ पॉसिबल है? नो, नॉट पॉसिबल। व्हाई? क्योंकि मेरा जो ट्यूब है उसका लेंथ ही 120 पॉसिबल, सॉरी 120 है। ओनली 2 रेजोनेंसेस आर पॉसिबल। सिर्फ 2 रेजोनेंस पॉसिबल है। ओनली 2 रेजोनेंस आर पॉसिबल। एक इंस्टेंट पे जब हाइट पानी की थी कितनी? 95 सेंटीमीटर। दूसरे रेजोनेंस में हाइट कितनी थी? 45 सेंटीमीटर। क्या ये क्लियर है? दोनों केस आगे समझ में आपको? यस, नो, डन लिखो। ओके, अब सेम क्वेश्चन है, मैं इसको कुछ डिफरेंट वे में पूछता हूं आपसे।
वेरी गुड, कई बच्चों का हो गया है। सेम क्वेश्चन है, थोड़े से डिफरेंट एंगल में पूछते हैं। आपको ऐसा दिया गया है कि एक रेजोनेंस ट्यूब है, रेजोनेंस कॉलम में पानी से भरा हुआ है, इसका लेंथ L है। इसका लेंथ कितना है? L है। आपसे बोला गया है एक ट्यूनिंग फॉर्क है, ठीक है, एंड वेलोसिटी ऑफ साउंड, वेलोसिटी ऑफ साउंड कितना है? 330 मीटर पर सेकेंड ले लिया, और इसका फ्रीक्वेंसी जो है, फ्रीक्वेंसी इज 220 हर्ट्ज। फाइंड minimum length, find minimum length of the tube to obtain at least minimum 3 resonance। 3 रेजोनेंस मिले उसके लिए मिनिमम इसका ये लेंथ कितना होना चाहिए, मिनिमम कितना लेंथ होना चाहिए कि 3 रेजोनेंस मिल जाए। नहीं, अरे लॉजिकल है, पानी इससे निकलता जाएगा, इससे पानी निकलता जाएगा। मेरे को मिनिमम 3 रेजोनेंस चाहिए, मिनिमम। एक लाइन का ही सवाल है ये तो। अरे बहुत इजी है, देखो कितने लोग निकाल पाते हैं। ऑप्शन दूं क्या? मिनिमम पूछा है, मिनिमम 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 लेंथ। वेरी गुड, कई बच्चों का आ गया, शाबाश, वेरी गुड श्रिया, पूरब, कई बच्चों का गलत भी है। आदित्य का सही है। अच्छा, इस मेथड से है ना, इस मेथड से बेसिकली आपको है ना स्पीड ऑफ साउंड भी पता चलता है। ये जो कुंट्ज ट्यूब का मेथड है, सॉरी कुंट्ज ट्यूब बोल रहा हूँ, रेजोनेंस ट्यूब से साउंड की स्पीड का भी पता चलता है, क्योंकि आप रेजोनेंस कब वर्क करेगा लेंथ पता कर सकते हो, इसकी फ्रीक्वेंसी नोटेड रहती है, तो आपका साउंड का स्पीड क्या है ये पता कर सकते हो। देखो 3 रेजोनेंस चाहिए, बहुत बढ़िया सर। तो 3 रेजोनेंस कब कब अकर होंगे? एक λ/4 पे होगा, एक 3 λ/4 पे होगा, और एक होगा 5 λ/4 पे। हाँ सर। अच्छा 5 λ/4 है, 5 लैम्डा कितना है? यहाँ वेलोसिटी दे रखी है आपको 330, फ्रीक्वेंसी दे रखी है 220, तो लैम्डा कितना आ जाएगा? 320 बाई 220, 330 बाई 220, ये आ जाएगा 3/2। ये आया क्या? लैम्डा इतना आ गया, तो मिनिमम लेंथ कितना होना चाहिए? L1 L2, इसकी पूरी लेंथ में λ/4 आ जाए। देखो फर्स्ट वाला जो अकर होगा वो ऐसा होगा L1
यहाँ पे L1 और ये एक हो जाएगा L2। मैं बोल रहा हूँ कि उसका लास्ट जो है वो यहाँ पे L3 में आकर हो जाए, L3 में ही वेव बन जाइए। तो कैसे बनेगी ये? ऐसे, फिर एक ऐसा, फिर एक ऐसा, ऐसा बनेगा। तो L3 शुड बी इक्वल्स टू 5 लैम्डा बाई 4। तो बस इसे कर लो। 5 लैम्डा कितना है? लैम्डा कितना है? 150 सेंटीमीटर बाई 4। देखो क्या आंसर आता है इसे। भाई साहब आंसर आएगा इससे। क्या आंसर आया? कई लोग बी मार रहे हैं, कई लोग बी मार रहे हैं। तो कैलकुलेटर कर लो। क्या क्या चल रहा है भगवान? कशिश गलत कर रहे हो बेटा। ये सी आंसर इसका। इतना करना पड़ रहा है। देखो ये तो होगा नहीं, 150 तो होगा नहीं। ये 50 मीटर है, ये 1.5 मीटर है। ये तो सिर्फ लैम्डा ही है, मेरे को तो 5 लैम्डा बाई 4 है। तो बी ऑप्शन भी नहीं होने वाला, ए भी नहीं होने वाला। इसको करेंगे तो, इसको करेंगे तो ये तो बहुत ज्यादा है। देखो दिस इज दिस इज 5 इंटू 1.5 बाई 4 मीटर्स। अब ये देखो, ये तो 15 बाई 4 मीटर। ये तो मतलब 200 से कम ही रहेगा। और ये आंसर है इसका, 200 से कम रहेगा ये आंसर है। करके देख लेना भाई, सही सही बता रहा हूँ मैं। छाप लो इसको, आंसर सी है इसका। एक तरीका और है, L3 की वैल्यू जो कितनी आई, 5 इंटू 14 पॉइंट सॉरी 1.5 बाई 4 है ना। ऐसा करो, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दो। 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड किया तो 5 इंटू 2 कितना हो गया, 10। ये 1.5, नीचे 8, फिर 15 बाई 8। अब तो समझ में आ गया, ये 15 बाई 8 ही है। ये रेजोनेंस ट्यूब हो गया। ठीक है, सबने छाप लिया। अथर्व, आर्या, एडवांस वालों को आज आना है ना। एडवांस वाले जो बच्चे हैं उनको आना है सेंटर पे। हाँ आज भी मैथ्स ही है। ओके नेक्स्ट। अच्छा, एक और ट्यूब होती है, ध्यान से सुनना। ये ट्यूब का काम क्या होता है? इस ट्यूब का काम होता है टू फाइंड द स्पीड ऑफ साउंड। इसको बोलते हैं कुंस ट्यूब। क्या बोलते हैं? कुंस ट्यूब।
कुंड्स, कुंड्स ट्यूब, ठीक है। ये किसके लिए यूज होता है? टू फाइंड द स्पीड ऑफ साउंड इन अ गैस, ठीक है। कितने लोगों ने ढोलक बजाया? ढोलक असली वाला, असली वाला, असली वाला ढोलक बजाया क्या? कभी कीर्तन जागरण में गए हो, सत्यनारायण की पूजा हो, तब बजाने को मिल जाता। इधर से देखो, उसमें भी क्या होता है, यहाँ से अपन ड्रम करते हैं, मतलब ओके, यहाँ से दोनों साइड से मारेंगे, डम 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 डम। तो सिमिलरली यही अपना कुंज ट्यूब है, ऐसा ही। देखो मस्त मजेदार चीज। कुंज ट्यूब में अपन क्या करते, इसके अंदर, इसके ये डायफ्राम होता है, ठीक है। यहाँ पे ढोलक वाला पार्ट है, ठीक। और ये ट्यूब जो है अपने को, मतलब ऐसे रख के इसको अपन यहाँ से वाइब्रेट करवा सकते हैं, इसको भी वाइब्रेट करवा सकते हैं। तो यहाँ स्टैंडिंग वेव्स, यहाँ पे अपन क्या रखते हैं, ये लकड़ी को काटते तब कुछ निकलता, क्या बोलते हैं उसको, सॉ क्या बोलते हैं? लकड़ी को काटते तो कुछ निकलता, क्या बोलते हैं उसको? कुछ सॉ या कुछ पाउडर रहता है, हाँ भूसा। इसके अंदर कुछ पाउडर रहता है, ठीक। तो जब इसको ड्रम किया जाता है और ये पाउडर है, तो वो यहाँ पे क्या बनता है, देखो ये फिक्स है, यहाँ पे नोड, स्टैंडिंग वेव्स बनेगा, तो नोड्स बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? नोड्स बन जाते हैं। और ये ट्यूब कैसे है? ट्रांसपेरेंट है, आपको चीजें आराम से दिख रहा है। तो क्या होता है, जो वहां नोड बनता ना, वहां पार्टिकल मूव नहीं कर सकता। हाँ सर, तो यहाँ पे क्या बन जाता है, ये सॉडस्ट बोल लो, ठीक है। सॉडस्ट तो मैंने ऐसे एग्जांपल लिया, या कोई और पाउडर रख लो, कलरफुल पाउडर। तो नोड क्या होता है? नोड वो पॉइंट है जहां पे पार्टिकल मूव नहीं करता। अगर मूव नहीं करेगा तो क्या होगा, यहाँ पे पार्टिकल जमा हो जाएंगे, यहाँ जमा होंगे, यहाँ पे ऐसे थोड़ा थोड़ा हीप बनने लग जाएगा, थोड़ा क्या है, ऐसा हीप टाइप बनने लग जाएगा। अच्छा, कितने लोगों ने वो एक्सपेरिमेंट किया है, मैग्नेट वाला, मैग्नेट वाला, ग्लास का पेपर रख दो और उस पे आयरन फिलिंग्स और ऐसा कुछ किया है क्या? आयरन फिलिंग्स, वो ये एक्सपेरिमेंट आपने देखा होगा, आयरन फिलिंग्स ऐसा ऐसा कुछ बन जाता है, आयरन फिलिंग्स वाला। तो वैसे ही कुछ मानो, आयरन फिलिंग्स जैसे एक पैटर्न में अरेंज हो जाती है ना, वैसे ही यहाँ पे ये सॉडस्ट बोलो या पाउडर बोलो, ये ऐसा इकट्ठा हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे नोड बना, और ये ट्रांसपेरेंट है, एक ट्रांसपेरेंट ग्लास है, ट्रांसपेरेंट ग्लास, ठीक है। अब ट्रांसपेरेंट ग्लास है, तो आपको ये चीज पता है, और यहाँ पे कोई गैस सैंपल है, ये कोई गैस सैंपल है, ये गैस सैंपल कुछ भी हो सकता है, मोटर, सॉरी, H2 गैस हो गया, कुछ भी, कोई भी गैस सैंपल ले लो। अब ये नोड है, इसका डिस्टेंस L है। अच्छा जनता बताओ, ये डेल्टा X या L जो भी आया, नोड से नोड में डिस्टेंस कितना होता है? व्हाट्स द गैप बिटवीन नोड एंड नोड? नोड और नोड के बीच में गैप लैम्डा के टर्म्स में कितना होता है? नोड और नोड के बीच में गैप लैम्डा बाय 2। ये डेल्टा एक्स, गैप बिटवीन टू नोड्स इज लैम्डा बाय 2। तो यहां से लैम्डा की वैल्यू कितनी मिली? 2 टाइम्स डेल्टा एक्स। क्या मिला? 2 टाइम्स डेल्टा एक्स, ठीक है। अच्छा, अब मेरे को एक चीज और पता है, क्या? वेलोसिटी इज लैम्डा इंटू एफ। हाँ, वेलोसिटी निकालने के लिए 2 इंटू डेल्टा एक्स, और हमने ये एक फिक्स फ्रीक्वेंसी से, मतलब ये जो इसका डायग्राम है, इसको किसी से भी अपन फिक्स फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट मार देते हैं, तो ऐसा आपको पैटर्न मिलेगा। तो इसकी फ्रीक्वेंसी नोन हो, फ्रीक्वेंसी नोन है, लैम्डा पता चल गया,
इस सैंपल में, इस गैस सैंपल में अपने को स्पीड निकल आएगा। पहले ये लिखे लैम्डा इज इक्वल टू 2 डेल्टा एक्स, और फिर अपना स्पीड का फॉर्मूला लगाया, स्पीड इज दिस, ये डेल्टा एक्स गैप बिटवीन नोड्स है, बिटवीन, ठीक है, दो हीप ऑफ पाउडर है अपने, उनके बीच में, और फ्रीक्वेंसी जितना उस ट्यूब को अपन वाइब्रेट करवा रहा है एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से, ठीक है। सो व्हाट इज डेल्टा एक्स? डेल्टा एक्स इज gap between two nodes of Kunz tube. What is F? Frequency. What is V? Velocity of gas sample. Velocity of gas sample. आपको गैप बोल देगा कि दो नोड्स के बीच में इतना है, इसको फ्रीक्वेंसी से इतना बजाया था हमने या इतना रखा था आजू बाजू में, बताइए उस गैस सैंपल का वेलोसिटी क्या होगा। इस सिंपल फॉर्मूला यूज करना है। फटाफट से आपको किसी का रह गया मैं पीछे का भी दिखा देता हूँ, किसी का रह गया तो मैं पीछे का भी दिखा देता हूँ। पहले यहाँ तक छाप लो। सबने छाप लिया? पीछे का भी छाप लिया था सबने? ये आप थ्योरी रीड कर सकते हो बुक से, इसकी थ्योरी अपने बुक में दी हुई हो तो वो आप रीड कर सकते हो। ठीक, एक और है क्विंक्स ट्यूब, ठीक है, या क्विंक्स अपैरेटस। कुछ खास नहीं है, बहुत सिंपल सा है, मैंने पहले करा रखा है आपको। ये देख, ड्रॉ करना है सभी को, ड्रॉ करना है सभी को। ये देख, यहां से मान लीजिए कोई अपन ने स्पीकर रखा, ये पहले एक बताया था, यहाँ पे हमारा डिटेक्टर है, ये पहले अपन ने कर रखा है इसको। अब होता क्या है ना, ये ऊपर वाला पार्ट मूवेबल है और ये पार्ट फिक्स है, ये पार्ट क्या है, फिक्स है। अब आपने यहां से बोला, अब ये क्या है, ये नीचे भी जाएगा ऊपर भी जाएगा और आपको कुछ सुनाई देगा। ये पार्ट है जो ऊपर वाला मूवेबल है, अगर मैं इसको एक्स से मूव करूं, इसमें पाथ हम बढ़ा सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, लेट्स से दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, ठीक है। साउंड फ्रॉम पॉइंट ए will travel upward
तरफ भी जाएगा और नीचे की तरफ भी जाएगा। तो ऊपर की तरफ ऐसे, नीचे की तरफ इधर, एंड द अपवर्ड पार्ट इज मूवेबल एंड इट कैन चेंज इट्स पाथ। ठीक, मतलब ये पाथ लेंथ को बढ़ा देगा साउंड का, और पाथ लेंथ बढ़ा तो क्या हो सकता है, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो सकता है। ठीक है, सो लिखेंगे the above part is movable and it can be used to increase the path length, can be used to increase the path length। ठीक है, और पाथ लेंथ क्रिएट होगा तो आपको पता ही है। एक सेकंड, इसको बोलते हैं क्विंग्स ट्यूब। ये क्विंग्स ट्यूब को ऊपर नीचे, इसको ऐसे ऊपर नीचे पुल किया। अरे फील कर पा रहे क्या, ये मूवेबल पार्ट है, इसको ऐसा हाथ से ऊपर खींच लिया, तो मैं इसको एक्स ऊपर खींचूंगा तो पाथ यहाँ से भी एक्स बढ़ेगा, यहाँ से भी एक्स, टोटल 2x बढ़ जाएगा। एक क्वेश्चन करो, if the movable part of Quinn's tube, the movable part of Quinn's tube is moved by 1 centimeter, find the path difference introduced। कितना पाथ डिफरेंस इंट्रोड्यूस हुआ? अगर मैंने मूवेबल पार्ट को 1 सेंटीमीटर ऊपर मूव किया तो पाथ डिफरेंस कितने का क्रिएट हो गया? नीचे वाला फिक्स है, इसको 1 सेंटीमीटर ऊपर मूव कर दो तो टोटल पाथ डिफरेंस कितना हो जाएगा? इतना हलवा क्वेश्चन है। कोई नहीं निकाल पा रहा, एक दो अच्छे। पाथ डिफरेंस कितना क्रिएट हो जाएगा अगर 1 सेंटीमीटर उसको ऊपर मूव किया तो व्हाट इज द पाथ डिफरेंस क्रिएटेड? पाथ डिफरेंस हो जाएगा 2 टाइम्स द चेंज इन लेंथ। 1 सेंटीमीटर का चेंज किया तो पाथ डिफरेंस आ जाएगा 2 सेंटीमीटर का। बस इजी। शाबाश, ये पार्ट भी हो गया, सभी का हो गया।
हो गया, डन लिख दीजिए। ओके, तो रेजोनेंस ट्यूब सब खत्म, इंटरफेरेंस खत्म, दो छोटे से सेक्शन है, इसको तो अभी कर देते हैं। नेक्स्ट है बीट्स। बीट्स क्या है? बीट्स, मस्त बीट्स, बीट्स बढ़ा दो, बीट्स कम कर दो। मैंने बीट्स के भी आपको वीडियो सेंड किए हैं, थोड़ा सा सब्र से कान लगा के उसको आराम से सुनना, समझ में आ जाएगा फिनोमिना। अब थोड़ा सा बेटर और अपन कर लेते हैं। मान लीजिए ये और ये F1 है और ये F2 है, और दोनों को फ्रीक्वेंसी F1 F2 बहुत पास पास है, और दोनों अगर साउंड कर रहे हैं, देखिए ये एक पर्टिकुलर आवाज करेगा टेन, ये टन, तो अगर इन दोनों को एक साथ कर दें और फ्रीक्वेंसी बहुत कम हो तो यहाँ पे हमें सुनाई देगा बीट्स। बीट्स क्या वैल्यू होती है, कैसे कितना होता है, वो भी अपन देख लेते हैं। बीट फ्रीक्वेंसी गानों में, सॉन्ग्स में सुना होगा ना, बीट्स। ये कौन सा प्रीतम एकदम, इन सब में बहुत सारे बीट्स डालते हैं लोग, क्या मस्त बीट्स डाल रहे हैं। देखो ये एक है, ये फ्रीक्वेंसी का kx प्लस phi 1, दोनों को एक ही जगह पे जाना है। ये a साइन ओमेगा 2t माइनस kx प्लस phi 2, ठीक है, ये सब चीजें सेम है। लेट से मैंने ऐसा पार्ट किया, लेट से मैंने ऐसा पार्ट किया कि ये पूरा पार्ट जो है ये कोई गैप भी क्रिएट नहीं करता, या इनको पूरा पार्ट जीरो मान, ठीक है। सो जो हमारा नेट पार्ट बचेगा एक फिक्स पॉइंट पे है, दोनों एक कॉमन पॉइंट पे, लेट से phi 1 और phi 2 को तो मैंने जीरो मान लिया, ठीक, if phi 1 phi 2 जीरो, और ये वैल्यू भी कांस्टेंट है। फ्रीक्वेंसी सिर्फ ये वाला पार्ट जो है ये भी कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है kx वाला, इसको जीरो मान लिया। तो सिर्फ और सिर्फ जो चीजें चेंज करने वाला वो फैक्टर कौन है, टी फैक्टर। तो हमने y नेट निकाला, y नेट इंटरफेरेंस क्या होगा, y1 प्लस y2 होगा। हाँ सर, अभी थोड़ा सा केयरफुली समझना इस चीज को, ये y1 प्लस y2, अच्छा y नेट अगर मैं सिर्फ और सिर्फ फ्रीक्वेंसी पे आ जाऊं, सिर्फ और सिर्फ फ्रीक्वेंसी पे, इस पार्ट को अपन फॉर द टाइम बीइंग छोड़ देते हैं, तो मेरे पास में ओमेगा 1t प्लस a साइन ओमेगा 2t बचेगा, ठीक है। अब ये तो क्या हो जाएगा, दिस इज साइन a प्लस साइन b, ये a कॉमन निकाल लो, दिस इज साइन ओमेगा 1t। बाकी टर्म्स को मैंने जानबूझ के नहीं लिखा क्योंकि वो कांस्टेंट के टर्म्स में आएंगी। अच्छा, अब ये दो चीजें आपके पास है, साइन साइन p प्लस साइन q, ये क्वांटिटी अलग है, ये क्वांटिटी अलग है, ठीक है। सो अब इससे क्या मिलेगा, a नेट से ये फॉर्मूला है साइन a प्लस साइन b का। साइन a प्लस साइन b का फॉर्मूला लिखे जरा, साइन a प्लस साइन b का फॉर्मूला लिखो, साइन a प्लस साइन b का फॉर्मूला लिख के बताएं कितने लोगों को आता है। साइन a प्लस साइन b, साइन a प्लस साइन b is 2 times साइन a प्लस b by 2 into cos a माइनस b by 2, ये फॉर्मूला है, ठीक है। नहीं पता कोई दिक्कत नहीं है, इसको
स्क्रीन दिख रहा है सबको? वॉइस क्लियर है? तो ये होती है अनएक्सपेक्टेड चीजें हो जाती है, आपने सोचा ही नहीं, आराम से ऊपर नीचे हो गया। तो हमने फॉर्मूला पढ़ा, यस, और हमने फॉर्मूला लिख दिया, cos ओमेगा 1 t माइनस ओमेगा 2 t बाई 2। ठीक, ओके, बस सर यही चीज है। यहां तक कॉपी कर लो इसको, यहां तक कॉपी कर लो वाईनेट को, वाईनेट को कॉपी कर लो। कॉपी कर लिया हो तो बताओ जरा। कॉपी कर लिया? देखो, एक होता है पोजीशन के साथ में इंटरफेरेंस, एक होता है समय के साथ इंटरफेरेंस। दो वेव्स हैं, दोनों का फ्रीक्वेंसी थोड़ा सा डिफरेंस है, मतलब थोड़ा बहुत माइन्यूट डिफरेंस रहता है, तो उनके बीच में इंटरफेरेंस हो जाता है। और वो इंटरफेरेंस अपने को, ह्यूमन बीइंग को मैटर करता है, क्योंकि वो हमें सुनाई देता है। तो आई गेस सबने इतना लिख लिया। अच्छा, ओमेगा 1 को मैं कितना लिख सकता हूँ? ओमेगा 1 कैन बी रिटन एज 2 पाई f1, ओमेगा 2 कैन बी रिटन एज 2 पाई f2। इसको भी फटाफट छापे। आज बीट्स खत्म कर लेते हैं, घबराओ नहीं, आज बीट्स खत्म हो जाएगा, फिर एक सेक्शन बचेगा डॉपलर, फिर पूरा चैप्टर खत्म। हो गया तो डन लिखो। अब इसको रीसब्स्टिट्यूट करना है हमें। देखो, तो वाई नेट हमें मिला 2a, देखो ये था ना a इंटू 2, दैट इज 2a साइन, और ये कॉस, तो हमें ये मिला। पहले हम कॉस को इस साइड कर लेते हैं, तो कॉस को किया तो कितना है, कॉस कितना है, ओमेगा 1 टी माइनस ओमेगा 2 टी। चलो पहले लिख देता आपके तसल्ली के लिए, ओमेगा 2 टी बाई 2, और फिर है साइन ओमेगा 1 टी प्लस ओमेगा 2 टी, तो फिर 2a cos, ये कितना आ जाएगा, 2 पाई f1 t माइनस 2 पाई f2 t बाई 2, और ये है साइन 2 पाई f1 t प्लस 2 पाई f2 t बाई 2। देखो 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कटा, तो अपने पास में ये टर्म, देखो ये टर्म कैसी कैसे टर्म बन जाती है, ये वाला पार्ट, ये वाला, ये बन जाता है हमारे पास में 2 पाई f1 माइनस f2 इंटू पाई t, और ये हो जाता है साइन f1 प्लस f, ये हो जाएगा पाई। ठीक, ये जो दो इंटरफेरेंस से बना, ये इसका एम्पलीट्यूड है, ये वाला एम्पलीट्यूड है, ये वाला जो पार्ट है ये एम्पलीट्यूड है, इसकी वैल्यू क्या है, दिस इज एम्पलीट्यूड। अब करना है तो ये पार्ट आप ऐसे, इस पार्ट को ऐसे लिख सकते, ये बहुत फास्ट वेरी करेगा, फास्ट वेरी करेगा, ये
स्लोली वेरी करेगा। क्यों? क्योंकि इसका फ्रीक्वेंसी तो बहुत कम है, इसका फ्रीक्वेंसी कम है। जो कम फ्रीक्वेंसी है वो कम कम वाइब्रेशंस करेगा, कम ऑसिलेशंस करेगा। इसका ज्यादा है तो बहुत ज्यादा ऑसिलेट करेगा। तो मेन एम्पलीट्यूड कौन डिसाइड करेगा? ये वाला पार्ट। इसकी फ्रीक्वेंसी f1 माइनस f2 है। छापा ये। यहां तक छाप लिया। ओके। अब जहां पे हमें मैक्सिमम मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी मिलती है, सॉरी मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मिलता है, अभी बता देता मैं, बता देता बेटा, बता देता। देखो ये अपन साउंड में भी यही सब करते हैं। जो एक सेकेंड यहाँ हुआ, ये एडवांस के बच्चों के लिए। देखो इनमें बताओ ए और बी किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है? थोड़ा ये ऊपर नीचे हो सकता है। किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है? ए की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है कि बी की? ए की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है कि बी की? ऑब्वियस है बी की। तो एक आपके पास में F1 माइनस F2 है और एक है F1 प्लस F2। जैसे एक आपने लिया 500 और एक फ्रीक्वेंसी लिया आपने 502, तो F1 माइनस F2 कितना आ जाएगा? 2। और F1 प्लस F2 कितना आ जाएगा? 1002। ध्यान से सुनना, एक F1 ये है, सॉरी F जो भी है वैल्यू ले सकता हूं मैं, F2 दिस इज F1। ये एडिशन से 1002 हुआ और सब्ट्रैक्शन से 2 हुआ, तो ये तो बहुत कम फ्रीक्वेंसी, ये बहुत ज्यादा, मतलब ये 2 राउंड लगाएंगी तो ये 1000 राउंड लगा देगा। तो बेसिकली क्या होता है, जो आपका ऊपर वाला पार्ट है, जो लो फ्रीक्वेंसी वाला, लो फ्रीक्वेंसी वाला ये एम्पलीट्यूड कैरी करता है। जो लो फ्रीक्वेंसी होती है वो एम्पलीट्यूड कैरी करता है। ये आपको कम्युनिकेशन में मैं पढ़ा दूंगा, कम्युनिकेशन में भी आएगा। इसमें इस चीज को बोलते हैं एफएम। एफएम का नाम सुना है क्या? एफएम में ऐसा ही होता है, मॉड्यूलेशन होता है उसके अंदर, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, एफएम फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। तो क्या करता है, ये लो फ्रीक्वेंसी है और उसमें हाई फ्रीक्वेंसी आ जाती है। क्या आ जाती है? हाई फ्रीक्वेंसी। अगर हाई फ्रीक्वेंसी आती है तो बेसिकली ये नीचे भी बनता है। ये सिर्फ और सिर्फ अभी समझाने के लिए नीचे भी जाता है। तो ये देखो एफएम में ऐसा ही होता है, ये बहुत हाई फ्रीक्वेंसी है, हाई फ्रीक्वेंसी है। तो जो अल्टीमेट जो है आपको, ये देखिए पीक सुनाई दे रहा है यहाँ पे ये एम्पलीट्यूड, ये वाला एम्पलीट्यूड होगा जिसकी कम फ्रीक्वेंसी हो, ये एम्पलीट्यूड, और ये कैरियर, इसको बोल जाते हैं कैरियर। एफएम में भी सेम पैटर्न होता है। देखो जो ब्लू वाला है, सॉरी ब्लू वाला है उसकी कम फ्रीक्वेंसी है, इसकी फ्रीक्वेंसी है F1 प्लस F2 है। अब ये दोनों एक ही पार्ट, दोनों फंक्शन एक में ही है। देखो ये एक दूसरे से क्या है, मल्टीप्लाइड है, मल्टीप्लाइड है। सो जो ऊपर वाला एनवेलप होता है वो होता है एम्पलीट्यूड का, और नीचे वाला होता है फ्रीक्वेंसी जो कि कैरी करता है।
तो जहां पे ये मैक्सिमा आ जाता, जहां पे ये वैल्यू +1 या -1 हो जाती एम्पलीट्यूड, वहां पे आपको बीट सुनाई देगा। और एक बीट, ये जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड हुआ, यहाँ पे आपको बीट सुनाई देगा। ये जरूरत है क्या इसकी? नहीं, बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। आप फिलहाल के लिए छाप लो इसको, लेटर स्टेज पे पता चलता है। ये यहाँ से यहाँ तक ये बीट होता है, यहाँ पे बीट मिलेगा, यहाँ पे बीट मिलेगा, यहाँ पे बीट मिलेगा, ये यहाँ से यहाँ बीट मिलेगा। इसकी फ्रीक्वेंसी जो है f1 प्लस f2, जो एम्पलीट्यूड वाले की फ्रीक्वेंसी है वो f1 माइनस f2, ये ब्लू वाला जो है उसकी फ्रीक्वेंसी है f1 माइनस f2। छापो, ये बीट फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे बीट मिलता है। ये मैंने आपको वेव का डायग्राम बना दिया बीट का। जरा छापो, थोड़ा सा और वन इस चीज को कंप्लीट करते हैं। बीट्स वहां वहां सुनाई देती है जहां पे, ये सबने ड्रॉ कर लिया? ड्रॉ करना है, एग्जाम में नहीं पूछेगा, बट ड्रॉ करना है आपको, अंडरस्टैंडिंग के लिए एडवांस वाले कर लें। बस थ्योरी करा देते हैं, क्वेश्चन बाद में कराएंगे कल। देखो, एक हायर फ्रीक्वेंसी और लोअर फ्रीक्वेंसी दोनों को सुपर इम्पोज कर दो तो ऐसा पैटर्न मिलेगा, ऐसा पैटर्न मिलेगा। यहाँ पे जहां मैक्सिमा होता है उसको बोलते हैं बीट। बीट के लिए एम्पलीट्यूड +-1 हो सकता है। तो अपना ये पार्ट था, ये एम्पलीट्यूड है। व्हाट इज एम्पलीट्यूड फॉर बीट? एम्पलीट्यूड इज 2a cos, इसको क्या लिखा था अपन? f1 माइनस f2 पाई t, ठीक है, दिस इज एम्पलीट्यूड। अच्छा, इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए? ये एम्पलीट्यूड है फॉर फॉर ये सॉरी फॉर एम्पलीट्यूड टू बी मैक्सिमम, दैट इज +-1 हो सकता है। तो मतलब कितना, +-2a के लिए cos की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? f1 माइनस f2 पाई t की वैल्यू होनी चाहिए +-1। तो +-1 के लिए f1 माइनस f2 पाई t को होना चाहिए कितना? +-1 कितने पे होगा ये? ये होगा n पाई पे। +1 भी है -1 भी है, पूरा +1 भी है -1 भी है। अरे cos का ग्राफ, cos ऐसा होता ना, ये 0, ये पाई, तो पाई ने पाई को मारा, टाइम कितना आया? टाइम आया n/f1 माइनस f2। इन टाइम्स पे आपको बीट सुनाई देगा, इन टाइम्स पे आपको बीट सुनाई देगा। फॉर दीज टाइम्स, किस किस टाइम पे बीट सुनाई देगा? व्हेन इज बीट हर्ड? व्हेन इज
बीट हर्ड, कब तक बीट सुनाई देगा? टाइम एन की वैल्यू 0 1 2 3, तो पहला 0 पे, फिर F2 पे, सेकेंड 2/F1 माइनस F2 पे, फिर ये टाइम है जब हमें बीट सुनाई देगा, इतने इतने टाइम्स पे अपने को बीट सुनाई देगा। एट द अबव इंस्टेंट the sound of maximum loudness is heard. At above instant the sound of maximum loudness is heard, or at the above time the beat is heard. समझ में आएगा यहाँ तक छापा सबने? बस लास्ट 5 मिनट दो कंप्लीट करके इसको वाइंड अप करते हैं आज। अरे वो वीडियो भेजे हैं, प्लीज जरा उनको देख लेना एक बार। हो गया तो डन लिखो, फटाफट लिखो। निकुंज ने कर लिया, कशिश ने कर लिया, प्रियांशु, ऋषि, कार्तिक। कार्तिक तो भैया पंचगनी घूम रहा, मजे मार रहा एकदम, लाइफ के मजे तो कार्तिक ही ले रहा। टेस्ट वेस्ट का कुछ अता पता नहीं। ओके, सो बीट फ्रीक्वेंसीज कौन कौन से टाइम पे हमने को सुनाई देगी, ये सॉरी ये अपने को पता चल गया बीट कब कब सुनाई देगी। अच्छा, अब आपसे ये पूछे व्हाट इज द टाइम बिटवीन, व्हाट इज द टाइम बिटवीन टू बीट्स, दो बीट्स के बीच में टाइम कितना है, कितने इंटरवल ऑफ टाइम पे आपको बीट सुनाई देगी, कितने इंटरवल, पहला 0 पे, दूसरा 1/F1 1/F1 माइनस F2, दूसरा 2/F1 माइनस F2, कितना होगा, कितने बाद अपने को सुनाई देती है टाइम बिटवीन 1/F1 माइनस F2। तो इतने समय बाद में, आफ्टर दिस मच टाइम वी हियर अ वन बीट, इतना समय गुजरने के बाद में, इतना समय गुजरने के बाद में हमें एक बीट सुनाई देती है। सो व्हाट इज बीट फ्रीक्वेंसी, व्हाट इज बीट फ्रीक्वेंसी? 1 सेकेंड अपॉन टाइम बिटवीन टू बीट्स कितना आएगा, 1/1 माइनस F2, तो कितना हुआ F1 माइनस, बीट फ्रीक्वेंसी इज F1 माइनस। अरे इसके तो इतने ज्यादा इजी सवाल होते हैं, मैं क्या बताऊं, बहुत ज्यादा। इसको मॉड में ले लो, मॉड में कोई भी बड़ा हो सकता है, इनमें बीट फ्रीक्वेंसी नेगेटिव नहीं होगी। छाप लो इसको, बीट फ्रीक्वेंसी पूछता, तो बताओ बीट फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, क्या बड़ी बात है। सबसे चिंदी क्वेश्चन बीट के ही होता है। बीट फ्रीक्वेंसी इज F1 माइनस F2। बीट फ्रीक्वेंसी इज F1 माइनस F2, सबसे चिंदी सवाल, फटाफट डन लिखो अगर हो गया है तो। सबसे इजी बीट है, क्या याद रखना है, बीट फ्रीक्वेंसी याद रखना है। कितना होता है बीट फ्रीक्वेंसी, F1 माइनस F2 का मॉड। कितने कितने बीट सुनाई देते हैं, बीट फ्रीक्वेंसी हो। बीट फ्रीक्वेंसी क्या होता है, जहां एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो। बहुत बढ़िया, तो एक सिंपल सा सवाल देख ले, कितने लोग कर पाते हैं इसको, एकदम जबरदस्त सवाल, एग्जाम का है हुआ। ठीक, ओके, एग्जाम का सवाल, ये और ये ट्यूनिंग फॉर के, एक सेकंड गाड़ी जा रही है, ये ट्यूनिंग फॉर के फ्रीक्वेंसी है 500 हर्ट्ज, इसका फ्रीक्वेंसी है 497 हर्ट्ज।
बताइए बीट फ्रीक्वेंसी कितनी है अगर दोनों को एक साथ हमने बजाया, कितना है बीट फ्रीक्वेंसी? अगर ये दोनों बजेंगे तो अपने को बीट फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी। तो एक वीडियो और भेजा उसमें वाव वाव करके बताया उस बंदे ने, वाव वाव। बीट फ्रीक्वेंसी हे भगवान, ये सवाल नहीं हो रहा, पानी निकालो बोतल से उसमें डुबकी मार जाओ। इतने इतने घटिया सवाल है। बीट फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या हुआ? अगर इन दोनों को हमने वाइब्रेट कराया तो एक सेकंड में कितनी बीट्स मिलेंगी, कितनी मैक्सिमास मिलेंगी? एक सेकंड में कितनी बीट्स मिलेंगी? 3 बीट्स मिलेंगी। अरे उसका यही मतलब है। अच्छा, 2 बीट्स के बीच में टाइम इंटरवल कितना है? व्हाट इज द टाइम इंटरवल बिटवीन 2 बीट्स? व्हाट इज द टाइम इंटरवल if both are vibrated? What is beat frequency? बीट फ्रीक्वेंसी बहुत सिंपल है, माइनस कर लेंगे टाइम इंटरवल बिटवीन 2 बीट्स। टाइम इंटरवल 1/1 बीट फ्रीक्वेंसी कर दी 1/3। एक सेकंड में 3 बीट सुनाई देती है तो हर एक बीट कितने समय बाद सुनाई देगी? 1/3 सेकंड में हर एक बीट सुनाई देगी। आप मैक्स टू मैक्स एक गाने में 10 बीट सुन सकते हो, ठीक है। बीट जो होती है बहुत ज्यादा नहीं होती है, 1 2 3 4 5 10 बीट्स, फिर आप डिफरेंशिएट ही नहीं कर पाओगे। मलार अलग है। अच्छा, एक चीज याद है क्या? कितनों ने, बस खत्म हो गया आज का पार्ट। कितनों ने ये ऐसा देखा है, आपको शायद बताया गया हो कि एक ऐसा पिंजरा बना दो और एक ऐसा बर्ड बना दो, ऐसा है, चलो लालू यादव बना लो, ठीक है, एक लालू यादव और एक ऐसा जेल। अब इन दोनों को है ना कंटिन्यूस ऐसा रोटेट करते रहो तो ऐसा देखे इल्यूजन कि लालू प्रसाद आपको जेल में दिखाई देगा, दिखेगा ऐसा। और वो बर्ड बनाते हैं, पैरोट इसके अंदर नजर आता। ये क्या होता है, अपनी आईज जो है दो चीजों को डिफरेंशिएट नहीं कर पाती अगर दो इमेजेस को कम ड्यूरेशन में दिखाया जाए। जैसे जो भी अपना वीडियो होता है, वीडियो क्या होता है, पहले के जो कार्टून्स होते थे, कार्टून्स में अगर आपको देखा हो, कार्टून्स में बेसिकली क्या होती थी, वो सारी फोटोज होती हैं, ठीक है, फोटोज होती है। और वो फोटोज को एक के बाद एक दिखाए तो आपको लगेगा कि वो फोटोज चल रही हैं, कंटिन्यूटी मेंटेन्ड है। ये पता है क्या कैमरे में कितना होता है? अरे व्हाट इज वीडियो? वीडियो इज कलेक्शन ऑफ इमेजेस, एक के बाद एक, एक के बाद एक। पहले के कार्टून जो बनते थे, मैंने आपको एक चीज दिखाई, वो चीज आपको आईज को सेंस करने में, रिकॉग्नाइज करने में कुछ समय निकलता। इसका ये डेटा है, सोचो जरा, ठीक है, जनरल नॉलेज है। सिमिलरली ये आईज का देखना, ह्यूमन ईयर्स को अगर आपने कुछ सुनाई दिया और तुरंत चेंज कर दिया कुछ अलग, तो ह्यूमन जो है वो मैक्स टू मैक्स डिफरेंशिएट कर सकते हैं एक सेकंड में 10 बीट। हम जो है 10 हर्ट्ज का बीट ही डिफरेंशिएट कर सकते हैं, 10 से ज्यादा सुन नहीं सकते, ठीक है। तो बीट्स सिर्फ 10 हो सकती है मैक्स टू मैक्स, उससे ज्यादा नहीं होती, ठीक है। ओके, तो आज का लेक्चर यहीं पे कंप्लीट करते हैं। अच्छा, मैंने एक क्वेश्चन दिया था, वो याद है, साउंड वेव्स,
साउंड वेव्स, डू साउंड वेव्स कैरी मोमेंटम? यस, साउंड वेव्स जो है वो मोमेंटम कैरी कर सकती हैं। कैसे? सेंटर पे अभी कितना टाइम बज रहा? 12:40 हो गया ना, तो आप सेंटर पे पहुंच जाना, 1:30 तक पहुंच जाना, 1:30 तक सेंटर पे पहुंच जाना, 1:30 तक। देखो साउंड वेव जो है किसे बेसिकली क्या होता है, साउंड वेव जब ट्रैवल करती हैं तो पार्टिकल्स को डिस्प्लेस कराती हैं। पार्टिकल्स को क्या कराती है? डिस्प्लेसमेंट होता है पार्टिकल्स का। पार्टिकल्स क्या करते हैं? वाइब्रेट करते हैं। डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल्स, एयर पार्टिकल्स, और एयर पार्टिकल्स को वो क्या करती है? वाइब्रेट कराती है, तो उनपे वेलोसिटी देती है, अप एंड डाउन कराती है। तो वही रीजन होता है, वही रीजन होता है कि आपके पार्टिकल्स वाइब्रेट करते हैं और आपको साउंड सुनाई देगा। ये मतलब वो मोमेंटम ट्रांसफर करते हैं। जैसे मैंने एक चीज बताया था, अरे वो वाला लेडी वाला एग्जांपल देख लो। ग्लास है, लेडी गाना गा रही है, ठीक है, ऑपेरा जो भी होता, लेडी गाना गा रही है और ग्लास को फोड़ देगी, गाने से फोड़ देगी। क्यों? क्योंकि वो मोमेंटम ट्रांसफर करा रही है, वो एनर्जी, बेसिकली एनर्जी ही तोड़ रही है। बट वो एनर्जी कैसे ट्रांसफर हो रहा है? ये जो पार्टिकल है एयर के, वो किससे टकरा रहे हैं? ग्लास के इससे टकराएंगे और फिर वो मोमेंटम ट्रांसफर करेंगे। सेम गोज, मैंने वो बताया था कि सुपरसोनिक जेट्स चलेंगे तो आपके ग्लास पैनल्स तोड़ सकते हैं वो। तो उसमें श्रेया अपन बोल सकते हैं कि वो पार्टिकल्स में मोमेंटम ट्रांसफर करती हैं। वेव जो है पार्टिकल्स के मोशन से, मोशन होता है, वेलोसिटी अप एंड डाउन होती है, डिस्प्लेसमेंट होगा तो वेलोसिटी होगा, तो मोमेंटम भी होता है, एनर्जी के साथ मोमेंटम भी होता है। 1:30 बजे आ सकते हैं। अमित, ये चीज मेरे को कल वापस पक्का याद दिलाना, मैं पूरी क्लास को बता देता। अमित, क्लास में आने से पहले ही बता देता। 1-2 कॉलेज और है, उनके बारे में आपको इंफॉर्मेशन दे दूंगा, 5-10 मिनट है ना। अरे डिस्प्लेसमेंट तो होता ही है। आज आपको सीपीपी मिल जाएगी, तो जल्दी आओ, जितना जल्दी हो सके। 2 बजे, 2 बजे भी चलता, 2 बजे भी आए तो चल जाएगा। चलो फिर 2 बजे आ जाओ, खाना खा लो, आप खाना खा लो, थोड़ा रेस्ट कर लो, 2 बजे तक सेंटर पहुंच, 2 बजे। अरे वाइब्रेट करना मतलब डिस्प्लेस नहीं होता क्या? क्या श्रेया, क्या बात कर रही? अरे अभी डिस्प्लेसमेंट निकाला, याद करो। तो डिस्प्लेसमेंट करता, प्रेशर डिफरेंस, वो बीकेएस की वैल्यू भी बताई थी मैंने, बी के एस डेल्टा पी। तो ये डिस्प्लेसमेंट आया था ना बेटा। वाइब्रेशन मींस डिस्प्लेसमेंट, मतलब इतना एम्पलीट्यूड होता है, उतने एम्पलीट्यूड से डिस्प्लेस मारेगा वो। डिस्प्लेस होता बेटा, या डिस्प्लेस होता वो। अरे तभी वाइब्रेशन इज, व्हाट इज वाइब्रेशन? कोई चीज वाइब्रेट कर रही है मतलब डिस्प्लेस हो रही ना। ठीक है, आज का लेक्चर यहीं पे कंप्लीट करते हैं। कल अपन आगे कंटिन्यू मारेंगे इसको, बीट फ्रीक्वेंसी को, आगे बीट फ्रीक्वेंसी अपन करेंगे। आप 2 बजे तक सेंटर पे पहुंच जाइए, 2 बजे। आप 2 बजे तक सेंटर पे पहुंच जाइए, ठीक है, आप मीटिंग लीव कर सकते हो। हाँ, मैग्नीट्यूड बहुत स्मॉल होता है तो भी टूट सकता, तो भी ग्लास टूट सकता है भाई। रिमेनिंग बच्चे मीटिंग लीव कर सकते हैं। हाँ श्रेया। सर वाई वो डिस्प्लेस थोड़ी हो रहा है ना, मतलब वो तो अपनी एनर्जी ट्रांसफर कर रहा है एक पॉइंट पे, वैसा ही होता है ना। देखो नोड पे जो पॉइंट्स हैं उनका डिस्प्लेसमेंट 0 है। देखो नोड्स तो वैसे खैर दूसरी चीज हो गई, वो तो स्टैंडिंग वेव हो गई। मैं जैसे प्रोग्रेसिव वेव की बात करूंगा,
बेटा वो ट्रांसफर, देखो एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को धक्का देता है तभी। अच्छा एक चीज देखो, ये आपने देखा है ऐसे भीड़ है ट्रेन में, ये बंदा इसको पुश करेगा और सब आजू बाजू है, तो सारे एक दूसरे को धक्का देंगे, सभी हाँ में सर। डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो वेव्स हाँ भी तो यही है, ये इसको धक्का देगी, ये इसको धक्का देगी, तो वो धक्का पूरी तरफ ट्रांसफर हो जाता। और वो अगर किसी वॉल पे या किसी और पे लगेगा तो उस चीज को तोड़ सकता है। या कार्ड्स का गेम देखा है, एक बंदे को गिराओ, दूसरा वाला बंदा उसको गिराता, तो छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट कराते। वो अपनी जगह, ये जगह है ना, इसे थोड़ा सा इधर जाएंगे, थोड़ा सा वापस इधर आ जाएंगे, तो एक दूसरे को धक्का देंगे जरूर। धक्का मतलब डिस्प्लेसमेंट हुआ ना, डिस्प्लेस, अरे ये यही तो तो पर इक्वेशन है हम डिस्प्लेसमेंट। वेव्स में तो बोलते हैं कि वो सिर्फ ट्रांसफर करता, अपनी पोजीशन से एक पार्टिकल थोड़ी हिलता, वो तो अप या डाउन करके अपनी एनर्जी ट्रांसफर करता है, जिस वजह से दूसरा पार्टिकल हिलता है। मतलब अगर हमने एक प्रोग्रेसिव वेव को भी देखा और एक पॉइंट फिक्स किया तो वो ऊपर नीचे करके अपनी एनर्जी ट्रांसफर कर रहा, पर उसका डिस्प्लेसमेंट तो तब भी जीरो ही लिया ना। नहीं, y is equals to a sin omega t प्लस या माइनस के एक्स, ये डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इन y डायरेक्शन, ये x में वेव जा रही है, हमने तो इसका वेलोसिटी भी निकाला है बेटा। अब कोई चीज के पास में वेलोसिटी भी निकाल लिया था आपने, दिस इज वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। सोचो, अगर सर किसी के मतलब पास में वेलोसिटी है तो वो मूव तो करेगा ही, इसका सर मतलब अब एक्सेलरेशन भी फिर एक निकाल रखा है। पार्टिकल अपनी प्लेस पे नहीं रहेगा, वो ट्रांसफर करेगा, सिर्फ नोड के अरे पार्टिकल उसकी ऊपर प्लेस पे नीचे होंगे। जाता ना, ये वेव है, वेव ऐसा था, ये ऊपर नीचे गया, पार्टिकल तो डिस्प्लेस हुए ऊपर नीचे, इसमें भी डिस्प्लेस हुए। आपसे साउंड वेव के बारे में पूछा था, आपसे साउंड वेव में पूछा था, साउंड वेव में भी यही होता है। जैसे ये पार्टिकल, अच्छा क्वेश्चन है वैसे, ये पार्टिकल इसको धक्का देगा, देखो ये इसको धक्का दिया मतलब अपना कुछ ट्रांसफर किया ना इसमें, तभी तभी तो कोई चीज मूव कर सकती। जैसे बैट है, हाँ बॉल को मूव कराना है आपको, तो बैट से उसको पुश दोगे, कुछ धक्का दोगे, तभी तो जाएगा वो। तो सेम ये डिस्टरबेंस ट्रांसफर हुआ। अच्छा ये देखो, आपके पास बैट है, आपने क्या किया, उसको उसको हिट किया, बॉल को हिट किया, तो आपने क्या किया, कुछ मोमेंटम ट्रांसफर किया। मोमेंटम ट्रांसफर बेटा वेलोसिटी आई उसके अंदर, वेलोसिटी आई, वेलोसिटी है। अब वो देखो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी भी, क्योंकि बॉल दबी, पोटेंशियल एनर्जी भी हुई, क्योंकि उसके पास वेलोसिटी है, तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी भी आ गई। बात समझ में आ रही है? हाँ सर। आपने बैट बैट से बॉल को मारा, तो उसको पुश किया तो उसमें जो भी कंप्रेशन हुआ और उसकी वजह से उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी आई और वो स्पीड से जा रहा, तो काइनेटिक एनर्जी। वही तो, यही तो है, यही पैटर्न हर एक आदमी, हर एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को ट्रांसफर कर रहा, जिससे एनर्जी भी ट्रांसफर होगी। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी है पार्टिकल्स की, तो काइनेटिक एनर्जी है। बात समझ में आ रही? काइनेटिक एनर्जी भी है, काइनेटिक एनर्जी और कंप्रेशन, वो रिफ्लेक्शन हो रहा, तो पोटेंशियल एनर्जी भी आ जाए। काइनेटिक एनर्जी, ये सब तो मैंने लिखा रखा है ना पार्टिकल्स के, तो अगर हाँ मान लो सर। वो मूव ही नहीं कर रहा तो उसे वेलोसिटी कैसे आ गई, वेलोसिटी सब कुछ करा रखा है। बस साउंड वेव्स में पार्टिकल्स, इमेजिन करो कोई बिना काम, जब तक वेलोसिटी या मोमेंटम ट्रांसफर नहीं होता तब तक एनर्जी भी, क्लासिकल वेव में एनर्जी भी ट्रांसफर होती है, मोमेंटम भी ट्रांसफर होता है, साउंड वेव्स के केस में आपका ये पॉसिबल है। और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है उनमें भी होता है। ठीक है, पार्टिकल्स की हाँ स्पीड सर। होती है। ठीक, ओके, ठीक है। एडवांस के बच्चे सेंटर पे मिले 2 बजे तक। ठीक, ओके।